Hello everyone, welcome to Conquer Learning and welcome to today's video of Indian Constitution. I am Lakshmi Kushwaha, your educator. In this video, we are going to actually study the basic structure of Constitution. Our Indian Constitution, when it was framed, it provided certain rights to the Parliament so that आने वाले टाइम में अगर सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने पड़े तो पार्लियामेंट के पास में वो पावर है। यही चीज डिफाइन करता है या यही चीज हमें बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमें दो आर्टिकल्स का नॉलेज होना जरूरी है, आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज को एड ऑन करना, वेरिएशन लाना या रिपील करना। सो आर्टिकल 368 calling as an constitutional amendment as it read outs, notwithstanding anything in the constitution, Parliament may in exercise for its constitution power amend by way of addition, variation, repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। मतलब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, कमेंस हुआ, उस वक्त ही फ्रेमर्स ने एक ऐसा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, आर्टिकल 368, जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर को यूज करते हुए अगर जरूरत पड़ने पे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए अगर कोई चीज को एडिशन करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैरी करना है या रिपील करना है, तो पार्लियामेंट वो कर सकती है, वो अमेंडमेंट ला सकती है और इसके लिए वो प्रोसीजर ले डाउन जो ऑलरेडी इस कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अमेंडमेंट ला सकती है। तो ये प्रोसीजर हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब दो क्वेश्चंस आते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड? तो क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है? और अगर अमेंड कर सकती है तो किस लिमिट तक अमेंड कर सकती है? क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है? ये दो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको हम आंसर करेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट केसेस लाइक केशव नंदा भारती केस और मिनरवा केस, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को डिफाइन किया है, उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 सेज दैट पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स बाय एनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 13 कहता है कि हाँ, पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करके वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जिससे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो, जिससे किसी भी तरीके से सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंचे। राइट, ये दो आर्टिकल्स आपको समझना है। ये दो आर्टिकल्स कभी कभार कॉन्ट्रावेन या जो फ्रेमर्स हैं या समय के साथ जो लोग थे उनके लिए हमेशा एक क्वेश्चन अराइज करते हुए आते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या? इस कॉन्स्टिट्यूशन पावर देने का मतलब क्या? और अगर आप अमेंड कर सकते हो तो किस तह तक या किस लिमिट तक कर सकते हो? सो इसी क्वेश्चंस को आंसर करते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आए जो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। So the first constitutional amendment happened in 1951. So the first Constitution Amendment Act curtailed the right to property. So we have the six fundamental rights, but पहले ये 7 fundamental rights थे जिसके अंदर में right to property भी हमारा fundamental right था, लेकिन इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसे क्यों हटाया गया? आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में जो लैंड थे
वो किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, जिसकी वजह से जो लैंड ओनरशिप की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेटअप करी एग्रियन रिफॉर्म कमिटी whose chairman was J.C. Kumarappa for the abolition of this jamindari system. The purpose of this land reform policy, they came up with the land reform policy. इस कमिटी ने एक लैंड रिफॉर्म पॉलिसी बनाई। इस लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रोवाइड इक्विटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू द रूरल पॉपुलेशन। यानी अगर किसी के पास में लैंड है तो वो किस लिमिट तक होनी चाहिए, वो लैंड का यूज कहां होना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे लेबर रिफॉर्म पॉलिसीज आई। उसी को, उन्हीं लेबर रिफॉर्म पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए इट लेड टू द फिक्सिंग द सीलिंग लिमिट्स ऑफ लैंड होल्डिंग। यानी आप एज एन पर्सन, आपके पास एक लिमिटेड सीलिंग होगी, यानी आपके पास एक लिमिटेड लैंड होगी जिसको आप ओन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एज अ रिजल्ट 1951 में द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड 31A आर्टिकल एंड 31B आर्टिकल एंड 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों, दो आर्टिकल्स और ये 9th शेड्यूल क्या है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या एड ऑन किया, आर्टिकल 31A एंड 31B। ओरिजिनली आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें क्लॉज ए एंड क्लॉज बी को ऐड किया। इन दो आर्टिकल ने कहा या प्रोविजन दी कि स्टेट के पास में पावर है लॉ मेकिंग की। लॉ, वो इस तरीके के लॉ बना सकते हैं, इस तरीके के लॉ फ्रेम कर सकते हैं जिससे किसी की भी प्रॉपर्टी को वो ले सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं किसी भी पर्सन की, बट ओनली आफ्टर गिविंग द कंपनसेशन। आप ऐसे ही उस पर कब्जा मार के नहीं बैठ सकते, आप उसको कंपनसेशन दोगे एज पर दी टाइम, जो भी कंपनसेशन बनता है उसको दोगे। कंपनसेशन देना जरूरी है, उसी के पास आप, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी या लैंड उससे ले सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर में एक रेस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन की गई। इस रेस्ट्रिक्शन ने प्रोविजन को ऐड किया कि गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी तरीके के बिजनेस को कंप्लीटली पार्शियली एक्वायर कर सकती है, कंप्लीटली या पार्शियली एक्वायर कर सकती है। तो ये दो चीजें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किए गए कि हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को अब हम, इन्होंने हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर दे दी। इसी चीज को चैलेंज किया गया, ठीक है। क्या हो रहा था यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रही थी, राइट, फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा था। तो इसको चैलेंज करते हुए पहला केस शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो हमारा अमेंडमेंट है, ये जो हमने अभी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, इसको वैलिड ठहराया और कहा हाँ, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट यूजिंग दी आर्टिकल 368। इन्होंने कहा राइट, भले ही वो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। और इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 13 है, जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, वो केवल और केवल ऑर्डिनरी लॉज पे एप्लीकेबल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो शंकरी प्रसाद केस ने ये वैलिड किया कि यस, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो पहला केस जो था, या पहला सबसे बड़ा केस शंकरी प्रसाद केस ने ये कहा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। इसके बाद में 17th अमेंडमेंट एक्ट आया। इस एक्ट ने प्रोहिबिशन लगाई कि किसी के भी पर्सनल कल्टीवेशन लैंड को आप एक्वायर नहीं कर सकते। एक्विजिशन इज नॉट पॉसिबल until and unless you are giving an compensation at the market value.
at the market value. ठीक है, this was prohibited. As a result, but states क्या कर रहे थे, जो 9th schedule एड ऑन किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये 9th schedule के अंदर में लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज हैं जो किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में, किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में। इस चीज को यूज करते हुए और इसी 9th शेड्यूल को यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में एड ऑन करना शुरू कर दिया। जब वो 9th शेड्यूल में एड ऑन हो गए तो ऑटोमेटिकली वो बाइंडिंग हो गए, बाइंडिंग टू इंप्लीमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो भी लैंड रिफॉर्म्स लेके आती वो बाइंडिंग हो गई, क्योंकि एज पर 9th शेड्यूल जो प्रोविजंस दिए हैं वो कहीं पे चैलेंज नहीं किए जा सकते। दिस एडेड 44 एक्ट्स टू दी 9th schedule. As a result, this 44 acts which were introduced or were added through the land reforms started violating the fundamental rights. बहुत सारे लोगों के fundamental rights violate होने लगे। This was then challenged by सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से ही ये एक्चुअली 17th वाला हमारा अमेंडमेंट आया था। तो ये जो वॉयलेशन है, दिस 44 एक्ट्स ने जब वॉयलेट किया तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे 5 जज की बेंच बैठी थी, इन्होंने कंफर्म किया दैट शंकरी प्रसाद केस या शंकरी प्रसाद का जो केस है, अमेंडमेंट है, वो वैलिड है, वो हो सकता है और पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट वो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। बट सज्जन सिंह के केस में या इस बात को सुनते हुए सीजे गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को यह कहना था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, तो वो उसके लिए कुछ एक्सप्रेस्ड व्यू या एक्सप्रेस वर्ड्स लिखते कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मौजूद नहीं है। तो इनको भी चैलेंज किया गया फर्दर, लेकिन इन दो केसेस से हमको ये जानने को मिला, सज्जन सिंह के केस से और शंकरी प्रसाद के केस से, कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला सकती है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 ऑर्डिनरी लॉस के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए नहीं है। अब फर्दर यहां पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे, आगे और चैलेंज हुआ। ये जो सीजे गजेंद्र गढ़कर है, इन्होंने कहा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। उसी चीज को चैलेंज करते हुए गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 11 जजेस की बेंच बैठी थी 1967 में। अब इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पावर्स तो देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे सेक्शन आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। कि सही है, बिल्कुल सही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, एज एन कॉन्स्टिट्यूशन पावर को यूज करो, लेकिन आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी अमेंडमेंट आएगा उसकी जुडिशियल रिव्यू होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये पता करने के लिए कि कहीं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहे। एज अ रिजल्ट इट सेड आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू Constitution Amendment Act. So, as final, Parliament cannot abridge the fundamental. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू के बिना आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करेगी, तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। सो इस जजमेंट ने क्या किया? रिवर्स कर दिया 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, जिसने कहा था कि हाँ,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 या फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अगेन, अब इस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस ने क्या किया, इसने पार्लियामेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्शंस में ला दिया जुडिशियल रिव्यू के, कि अगर आप कोई अमेंडमेंट ला रहे हो तो आपको जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस। इसको रिएक्ट करते हुए इन्होंने दो अमेंडमेंट लाई, इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, वो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी ना, कि कैसे आर्टिकल 13 को फेस किया जाए या आर्टिकल 13 को अफेक्ट ना करते हुए या आर्टिकल 368 के पावर्स को कंप्लीटली यूज करते हुए किस तरीके से अमेंडमेंट को लाया जा सकता है। सो बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, two clauses were introduced. In article clause 4 was introduced. In article 368 clause 3 was introduced. According to clause 4, article 13 will not be applicable to article 368. तो एक क्लॉज ऐसा डाला गया आर्टिकल 13 में ही, ये बताते हुए कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, और क्लॉज 3 पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वुड नॉट बी कवर्ड इन आर्टिकल, प्रॉब्लम ही हटा दी। सो दिस एक्चुअली दे रिमूव्ड कि ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को कवर ही नहीं करेंगे। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो क्लियर कट यहां पे भी 24th अमेंडमेंट में भी ये इन्होंने डिक्लेरेशन करी कि हाँ, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है any part of constitution including fundamental, and if any constitutional amendment under article 368, it won't be covered in article 38। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, अगर वो 368 के थ्रू आ रहा है तो वो आर्टिकल 13 को बिलोंग नहीं करेगा या कवर्ड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारा जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, जिसने कहा था कि पार्लियामेंट एब्रिज नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को, उसके अपोजिट या उसको रिएक्ट करते हुए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट ने रिड्यूस द प्रॉपर्टी राइट्स, 26th ने कर्टेल द प्रिवी पोस्ट, 29th ने लैंड रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस। दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, केवल ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केशवानंदा भारती केस, which is also called as fundamental right case. This case had 16 bench of judges. This case is a judgmental, or you can say remarkable judgment, which actually maintained a balanced approach between the two articles, constitutional power article 368 and article 13 of judicial review, not to affect the fundamental rights। एक बैलेंस्ड अप्रोच लाई। केशवानंदा भारती के केस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पास में अमेंडमेंट करने की पावर है तो वो किस एक्सटेंड तक है। तो पहली चीज, इसने 24th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिडेट किया। किस तरीके से? केशवानंदा भारती केस ने कहा कि 368 के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर पार्लियामेंट को दी गई है, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। उसने केवल और केवल 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने केवल और केवल उसको एक्सप्लिसिट किया और क्लियर कर दिया, ठीक है। बट केशवानंदा भारती केस ने कहा कि फंडामेंटल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। और हमारे फ्रेमर्स ने कहा था कि किसी भी तरीके का अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो केशवानंदा भारती केस में यह कहा गया कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ला सकती है, बट इट कैन नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। रुको शिखर, यस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई भी नई वेरिएशन, कोई भी नई चेंजेस पार्लियामेंट ला सकती है, लेकिन वो हमारे बेसिक फीचर को अफेक्ट नहीं करेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये जुडिशियल इनोवेशन है इंडिया का, ठीक है। दिस doctrine of basic structure ruled that constituent power of parliament under article 368 does not enable it to alter basic structure of constitution. Done. So that is, this brought a balanced approach, एक balanced approach आया। अब हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस पे चलते हैं, जो है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, जिसके थ्रू 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया। इस अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट बैकग्राउंड। सो इंदिरा गांधी इलेक्शन या इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को क्वैश कर दिया था बिकॉज ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉल में माल प्रैक्टिसेस, करप्शन की वजह से उसे क्वैश कर दिया गया। इंदिरा गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 years तक बैन लगा दिया ऑन इंदिरा गांधी टू फाइट फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्शन। सो इंदिरा गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस, सो शी रेज्ड एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज शी डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। 2 काम उन्होंने किए, अपील किया, डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी करी, और जस्ट 1 day बिफोर, एक दिन पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्होंने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने नया आर्टिकल 329A इंट्रोड्यूस किया। ये आर्टिकल कहता था दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ट्राई एनी इलेक्टोरल डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उन्होंने अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। Why? Because she wanted to rule, वो अपनी कंटिन्यूटी रखना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट लाया और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही हटा दिया कि सुप्रीम कोर्ट आप ये मैटर्स में डील ही नहीं कर सकती। सो इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 329 एंड रिमूव द आर्टिकल 71 विच इज गिविंग अ जुडिशियल पावर दे रही थी सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने उस आर्टिकल को हटा के इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 329 आर्टिकल को लाया। So this was actually done with an objective कि इंदिरा गांधी का टेन्योर या उनकी लीडरशिप चलती रहे। But later on BJP won the election and Indira Gandhi resigned, and again BJP introduced the Article 71 and removed the Article 329. इसके बाद ये 42nd Amendment Act 1976 आया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर थिंग को आप इससे रिलेट करते हुए चलो कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे रिलेटेड है। सो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 was the amendment which brought huge number of the amendments or the additions into the constitution, and hence it is also called as mini constitution. First thing what it did is right to property के article 31C में section 4 को add किया and article 368 में clause 4(5) को add किया। section 4 के हिसाब से if the parliament adds something to DPSP part 4, DPSP में अगर कोई कुछ भी चीज वो DPSP पार्ट 4 में एड ऑन करता है तो वो अगर फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट कर रहा है, स्टिल DPSP वुड बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है, DPSP ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाएगा दो इट इज वॉयलेटिंग द फंडामेंटल राइट। एंड सच अमेंडमेंट, कोई भी तरीके का अमेंडमेंट लाओगे
वो इसको चैलेंज नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती और अमेंडिंग पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहां पे डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। कहा कि अगर डीपीएसपी में कोई चीज ऐसी एड ऑन हो रही है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो भी चलेगा। So this was actually affecting the doctrine of basic principle. इसी चीज को चैलेंज करते हुए मिनरवा मिल केस हुआ 1980 में। दिस केस एक्चुअली इनवैलिडेटेड दिस अबव प्रोविजन के नहीं, आप डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट नीड टू बी गो हैंड इन हैंड, हार्मनी। सो दिस इज द केस जो आपको याद रखना है। मिनरवा मिनरल केस इज द केस which actually said they go hand in hand. So this judgment gave 3 new judgment. Judicial review is a basic feature, parliament has an amending power, and harmony between the part 3 and part 4. Part 3 is fundamental right, part 4 is your DPSP. तो ये तीनों को भी बेसिक फीचर एज एन डिक्लेयर किया मिनरवा मिल केस ने। तो आपको ये केस बहुत अच्छे से याद रखना है। फाइनली हम लास्ट केस पे आते हैं, वामन राव एंड यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्या हो रहा था, जब ये चीजें